आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अंतिम चरण में चल रही होगी और आप लोगों का जो तैयारी का जो क्रम है, वो काफ़ी अच्छा चल रहा होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है और मैं समझता भी हूँ कि आप लोग सीरियस हैं, तो इस चीज़ को लेकर के आप काफ़ी गंभीर होंगे। और उसी क्रम में हम लोगों ने जो करंट अफ़ेयर्स की जो लाइव क्लासेस शुरू की थी, जिसका आज मैं लाइव क क्लासेस आप लोग नहीं दे पाया था, उसी का एक करंट अफ़ेयर्स एमसीक्यू का पूरा जो कांसेप्ट है, पूरा जो लेक्चर है, मैं आज आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ। और इस पूरे के पूरे कांसेप्ट को, पूरे के पूरे लेक्चर को आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैंने आपको लगभग 50 क्वेश्चन देने की कोशिश की है। लाइव क्लास में मैं लगभग 20 टू 30 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं 50 क्वेश्चन अवेलेबल करा रहा हूँ और इन 50 क्वेश्चन की आप लोग बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए और आप लोग इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। अब तक लगभग मैं कम से कम 15 वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करा चुका हूँ। लगभग 12, 13, 13-14 तो हो चुके हैं। उन सभी वीडियोज़ को आप लोग रिवाइज़ कर के देखिए और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इस करंट अफेयर की पूरी सीरीज में से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन मामूली बात है आप लोगों को मिल जाएँगे। क्योंकि मैं इनमें से उन क्वेश्चंस को उठा रहा हूँ, जो रियली में बहुत इम्पोर्टेंट है। अननेसेसरी टॉपिक, अननेसेसरी जो चीज़ें हैं, उनको मैं नहीं उठा रहा हूँ। क्लियर? तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा और चलिए मैं इस आज की जो लेक्चर है इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। यूपीपीसीएस प्री स्पेशल करंट अफेयर्स 2020 थ्रू एमसीक्यू। हालाँकि आज लाइव क्लास होनी थी और लाइव क्लास की जगह पर मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ, इसका आपको टेंशन ना लीजिए। देखिए हमारा उद्देश्य पढ़ना है और मैं चाहता हूँ आप लोग उसका लाभ उठाएँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका मनोज आईएएस अकेडमी के लाइव क्लास सेशन में करंट अफेयर्स का जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी पसंद आएगी और मैं चाहूँगा कि इस सीरीज को आप अपने साथ के लोगों के साथ मिल बैठ करके इनसे क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, सारी चीज़ें कीजिए। इसमें आप लोगों को एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ कि इस सारे लेक्चर्स के पीडीएफ मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, मनोज आईएएस के नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है, उस टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर के सारे के सारे पीडीएफ और उनके आंसर आप लोग देख सकते हैं और आपको उसका रिवीजन करने का मौका भी मिल सकता है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को लेकर के है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? हालांकि इससे संबंधित क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं और इसको मैं दूसरे तरीके से पूछा है कि आखिर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को किसने तैयार किया है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, कोलंबिया विश्वविद्यालय। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए 168, बी 165, सी 176, डी 155। क्लियर? इससे संबंधित पिछले एक वीडियो में आप देखेंगे तो इसमें मैंने आपको टोटल कितने देश हैं, कितने देश नहीं हैं, उनमें से भारत की रैंकिंग क्या है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर मैंने इसको रिवीजन के तौर पर दिया है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसके बारे में चर्चा की है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका ए। ध्यान रखिएगा, इसे येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है और इसमें भारत की जो रैंकिंग है 168 है। और ध्यान रखिएगा ये जो रिपोर्ट आई है ये 12वीं रिपोर्ट है। कौन सी है? 12वीं रिपोर्ट, 12th रिपोर्ट है ये। इट इज द 12th रिपोर्ट जो कि जून 2020 में प्रस्तुत की गई थी। क्लियर? तो चलिए, आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपर तरीके से आप लोगों को तक? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सांस्कृतिक सद्भाव मंडप, सांस्कृतिक हो गया है, सांस्कृतिक सद्भाव मंडप है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में सांस्कृतिक सद्भाव मंडप की आधारशिला रखी। ए। नंबर 2, इसका निर्माण प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। सही कथन है केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा, क्या नहीं होगा। 1 से 2 सेकंड का मैं आप लोगों को समय दे रहा हूं और उसमें आप लोग अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए मैं बताता हूं इसका आंसर। इसका आंसर है सी। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सी आंसर है आपका। तो 1 एंड 2 इसका मतलब है दोनों ही जो ऑप्शन हैं बिल्कुल सही हैं।
यानी कि अब इसमें सांस्कृतिक सद्भाव मंडप जो है आपको कहां पर टिक करना है, ये ध्यान रखिएगा, कहां पर है, रामपुर में है। सांस्कृतिक सद्भाव मंडप किसके तहत किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। और आपको एक चीज बता दूं, इस कार्यक्रम के तहत इसके निर्माण के लिए 92 करोड़ रुपए, कितने, 92 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ने जारी किए हैं, उसके माध्यम से बनाया जा रहा है। और इसका जो, इस मंडप का जो उपयोग किया जाएगा उसको ध्यान रखिएगा, इस मंडप का उपयोग सामाजिक सांस्कृतिक कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, इसके अलावा आपके खेल गतिविधियों के लिए, आपदाओं के लिए और अन्य सारी जो कोचिंग संस्थान वगैरह चलती है उन सभी चीजों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं, खेल गतिविधियां हैं, ठीक है, आपदा से संबंधित कोई समस्या आती है तो उसके लिए हो सकता है, कौशल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इन सभी चीजों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, इस संदर्भ में इसको विकसित किया जा रहा है। क्लियर है? तो इसका आंसर एक तो याद रखिए, कहां बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के रामपुर में। दूसरा किस कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है, ये है। तीसरा, दोनों ऑप्शन सही है। और किस लिए किया जा रहा है, ये आपका उद्देश्य ये रहा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रग एब्यूज एलिसिट ट्रैफिकिंग के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ड्रग एब्यूज यानी कि ड्रग की जो गलत गतिविधियां हैं और उसका जो कहा जाए कि अवैध कारोबार होता है, उसके खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जून, बी 25 जून, सी 27 जून, डी 28 जून। इसका आंसर बताइए क्या होगा? थर्ड का आंसर है ए, इसको रख लीजिए ए। और ध्यान रखिएगा, ड्रग एब्यूज एलिसिट ट्रैफिकिंग प्रोग्राम जो है ये यूएन द्वारा संचालित किया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, यूएन के माध्यम से। और इसका उद्देश्य क्या है? समाज को नशीली दवाओं के उपयोग से बचाने का लक्ष्य रखा गया है, इसीलिए इस दिवस को मनाया जाता है। यानी कि समाज को नशीली दवाओं से बचाने के लिए इसके संदर्भ में इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआईएसएफ की तर्ज पर यूपीएसएसएफ आज ही पेपर में आपका दिया हुआ है, काफी सारे लोग परेशान हैं, उस संदर्भ में आपको बता देता हूं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। इस पर मैंने क्वेश्चन आपको बना दिया है कि मे बी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर यूपीएसएसएफ की स्थापना करेगी। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना करेगी। एक दूसरा स्टेटमेंट है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने 1969 में संवेदनशील स्थानों जैसे औद्योगिक इकाइयों, सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, प्रतिष्ठानों, मेट्रो रेल परियोजनाओं और हवाई अड्डों की स्थापना के संदर्भ में हवाई अड्डों की सुरक्षा के संदर्भ में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो ये दो ऑप्शन है, सही कथन है केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सी। आंसर इज सी, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। ध्यान रखिएगा, सीआईएसएफ की तर्ज पर की जा रही है। आज का अगर न्यूज़पेपर की कटिंग देखी होगी आप सब लोगों ने तो आपको पता होगा सीआईएसएफ की तर्ज पर की जा रही है। और इसका गठन जो किया गया था, इसके लिए किया गया था, तो यूपीएसएसएफ भी उसी के लिए कार्य करेगी। लेकिन इसमें जो एक चीज है वो ध्यान रख लीजिएगा, यूपीएसएसएफ का हेडक्वार्टर जो होगा वो लखनऊ में होगा, लखनऊ में, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। एक दूसरा, इसमें पीएसी के जवानों को लिया जाएगा, यानी कि प्रोविंशियल जो सिक्योरिटी फोर्स है पीएसी, उसके जवानों को लेकर के 5 बटालियन बनाई जाएंगी पहले चरण में। कितनी बटालियन बनाई जाएंगी? 5 बटालियन। और इसमें जो आज के न्यूज़पेपर की जो कटिंग है, खास चीजें उसमें जो दिया हुआ है, उसमें ये दिया गया है कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी
जानकारी के किसी भी स्तर पर कहीं भी जांच की जा सकती है, किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और इसकी बिना केंद्र राज्य सरकार से पूछे इसके खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता और ना ही इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है ना? तो इसका अलग से इसको प्रोविजन देने की कोशिश की जा रही है। अब इसके सही और जो गलत डिसीजन होंगे, इसके परिणाम होंगे, वो एक अलग मुद्दा है। यहाँ पर हम बात जो कर रहे हैं, वो केवल और केवल एक चीज़ पर बात कर रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है, उस क्वेश्चन को हमें सही करना है और प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट हमें अपनी तरफ से सिक्योर करना है। क्लियर? तो चलिए, तो इसमें ध्यान रखिए किसकी तर्ज पर की जा रही है। एक ये सीआईएसएफ का गठन कब किया गया? 1969 में। किसके लिए किया गया था? ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब जो बनाया जा रहा है यूपीएसएसएफ, इसका कंसेप्ट क्या है, किसके बेस पर है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, यानी कि ऐसा ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जिसमें कार्बन की मात्रा का उत्सर्जन कम से कम हो। किंग संगठन ने 24 जून 2020 को भारत में इमर्जिंग इकोनॉमी परियोजना में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट शुरू किया है। बताइए किस संगठन ने? ऑप्शन है ए डीआरडीओ, बी इसरो, सी नीति आयोग और आईटीएफ और डी सीएसआईआर। बताइए किसने इस परियोजना को शुरू किया है कि कम से कम कार्बन उत्सर्जन किया जाए? बताइए। चलिए हम इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी, नीति आयोग और आईटीएफ, इन दोनों ने मिलकर के बनाया है, इस प्रोग्राम को शुरू किया है। अब नीति आयोग और इसके संदर्भ में एक चीज जान लीजिए कि नीति आयोग तो है ही, जो कि हमारा योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया था। आईटीएफ क्या है? आईटीएफ है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओईसीडी। ओईसीडी ओईसीडी का ही एक सब ब्रांच कह सकते हैं, आईटीएफ है। आईटीएफ इसी ने 24 जून 2020 को इस परियोजना के लिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, ये डिकार्बोनाइजेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया है। तो ये किसका ऑर्गेनाइजेशन है? ओईसीडी का। क्लियर है? इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या क्या किया जाएगा? तो आईटीएफ जो है बेसिकली हमको देगा मॉडलिंग उपकरण देगा। क्या देगा? मॉडलिंग उपकरण, यानी कि ऐसे इक्विपमेंट जो कि हमारे इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करेंगे। मॉडलिंग उपकरण देगा जिसके माध्यम से परिवहन प्रणाली को विकसित करने में सहायता मिलेगी। तो नीति आयोग की योजना होगी, आईटीएफ की टेक्नोलॉजी और उसके इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके माध्यम से हम सारी चीजों को करने की कोशिश करेंगे। इज इट क्लियर? तो इसका याद याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020, इस पर निम्नलिखित में से कौन सा विश्व दवा रिपोर्ट 2020 जारी करता है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, दवा रिपोर्ट को जारी करता है? बताइए। ऑप्शन ए डब्ल्यूएचओ, बी सीडीएससीओ केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, सी हार्मोनाइजेशन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आईसीएच और डी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स एंड क्राइम यूएनओडीसी। बताइए इन चारों में से आप दो सोचिए कि बस वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट को कौन जारी करता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको मैंने एक पूरी के पूरी इंडेक्स पर ही 2 लेक्चर मैंने तैयार किए थे। एक नहीं बल्कि 2 लेक्चर मैंने आपको दिया थे। उनमें से पहला जो लेक्चर था, इंडेक्स वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत सारे किस किस संगठन द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है या सूचकांक जारी किए जाते हैं, वो आप लोगों को मैंने लिस्ट दे रखी है। उस लिस्ट को एक बार आप ढंग से सुन लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आपका एक क्वेश्चन वहां से आपको मिल जाएगा। उसी संबंधित ये क्वेश्चन भी हैं। हाँ, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर डी, यूएनओडीसी। यूएनओडीसी क्या है? यूनाइटेड नेशन का ही ड्रग्स एंड क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है और ये बेसिकली 2020 में इसकी रिपोर्ट आई है, अभी हाल फिलहाल में ही। और इसका उद्देश्य क्या है? नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध कारोबार पर रिपोर्ट जारी करना। नशीली दवाओं और उनके अवैध कारोबार पर रिपोर्ट देना। अवैध कारोबार पर रिपोर्ट देना, इलीगल ट्रेड पर। क्लियर? तो उससे संबंधित भी रिपोर्ट जारी की है, इसलिए इसका कंसेप्ट आया है। क्लियर? तो किसने दिया है ये आप लोग इसमें देख लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भितरकड़का राष्ट्रीय उद्यान, भितरकड़का नेशनल पार्क। अब आपको बता दें कि आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट वाला सेक्शन भी आता है और उसमें एक क्वेश्चन आपके इस तरह के बनते भी है कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो करंट अफेयर को लेकर के, बिना करंट अफेयर के ये कोई बात नहीं हो रही। तो भितरकड़का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा। बताइए। चलिए इसका आंसर है आपका डी उड़ीसा। अब ये चर्चा में क्यों है, कैसे है, बस समझ लीजिए। अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने, अभी कुछ समय पहले ही सरकार ने यहां पर कुछ विशेष प्रजातियों जैसे कैटसिन हैं और अन्य प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की है। ठीक है ना? तो इस पार्क के में पाई जाने वाली कुछ विशेष प्रजातियां हैं जैसे कैटसिन, कैटसिन एक विशेष प्रजाति है। उस जैसी अन्य प्रजातियों के संरक्षण के लिए यह परियोजना शुरू की है अलग से इस के अंतर्गत। इसलिए यह चर्चा में आया था कि कैटसिन नामक प्रजाति के संरक्षण के लिए जो उड़ीसा सरकार ने अपनी परियोजना शुरू की है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई है? तो ऑप्शन है भितरकणिका। याद रहेगा? बस एक बार कान में लगा करके इन सब चीजों को सुन लीजिए, आपको एक एक चीज याद हो जाएगी। बस मेरा उद्देश्य यह है कि आपके दिमाग में एक एक चीज को सेट कर देना। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु, VAYU, वायु हाल ही में उपयोग में देखा गया वायु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा वायु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कोविड-19 आयुर्वेदिक दवा, बी योग विश्वविद्यालय, सी देश में वायु प्रदूषण के स्तर से संबंधित ऐप, डी हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया उससे संबंधित। बताइए किससे संबंधित होगा? चलिए इसका है आंसर बी योग विश्वविद्यालय। अब योग विश्वविद्यालय क्या है? अभी हमारे यहां, अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले 21 जून, कौन सी डेट है आपकी? शायद 21 जून ही है, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं और ये योग दिवस 6वां 6th योग दिवस सेलिब्रेट किया गया था। क्लियर? उसी के संदर्भ में ही भारत से बाहर लॉस एंजल्स में, कहां पर? लॉस एंजल्स में भारत का ये योग विश्वविद्यालय, जिसका नाम रखा गया है विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी, विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी के नाम से रखा गया है, जिसकी घोषणा कहां पर हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। और कहां बनाया जा रहा है? लॉस एंजल्स में। तो ध्यान रखना, भारत के बाहर विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहां बनाया जा रहा है? यहां पर। क्लियर है? याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केवीआईसी की पहल, खादी एवं विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन की पहल चंदन और बांस के वृक्षारोपण से संबंधित है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अभी हाल ही में केवीआईसी ने क्या किया है? चंदन और बांस के वृक्षारोपण पर विशेष अभियान चलाया है और इसी संदर्भ में यह चर्चा में आया है कि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? नंबर 1 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, MSME मिनिस्ट्री। नंबर 2 बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री। सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। बताइए इनमें से किस में आता है? इसका आंसर है आपका ए। याद रखिएगा, MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री, उसके अंतर्गत आता है यह। ध्यान रखना है। क्लियर? अब बात आती है कि यह चर्चा में क्यों रहा। मैंने अभी बताया था कि इसने चंदन और बांस के वृक्षारोपण को लेकर के एक विशेष परियोजना शुरू की थी और उसके अंतर्गत आपको बता दें कि नासिक में, कहां पर? नासिक में लगभग
262 हेक्टेयर में, एकड़ में, 262 एकड़ में लगभग 500 पौधे इसके लगाए हैं। कितने लगाए हैं? 500 प्लांट्स इसमें वृक्षारोपित किए हैं। अब सोचिए कि इस तरह के इतने बड़े क्षेत्र में 500 वृक्षारोपण किए जाएंगे और इसके बाद में और भी किए जा सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि चंदन और बांस की विशेष प्रजातियों को वहां विकसित किया जा रहा है। और वो कहां पर? नासिक में। कितने? 500। क्लियर है? इस चीज को ध्यान रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, क्वेश्चन नंबर 10 आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान से संबंधित है। यह है, कोविड 19 महामारी की स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश में कितने प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश में लौटे थे? अब कहेंगे इससे इसका क्या लेना देना है? क्योंकि इन्हीं प्रवासी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान में शामिल करने की घोषणा की थी। क्लियर? इसीलिए चर्चा में है। कितने श्रमिक लौटे? ऑप्शन ए 30 लाख, ऑप्शन बी 20 लाख, ऑप्शन सी 10 लाख, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर, चलिए आंसर है ए 30 लाख श्रमिक। कितने? 30 लाख श्रमिक अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में लौटे थे। कहां पर? उत्तर प्रदेश में ये लौटकर आए, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के अंतर्गत शामिल करने की बात कही थी। ठीक है ना? कब की थी? 26 अगस्त को। इसमें कहा गया कि 26 अगस्त को पूरी मीटिंग शुरू हुई, सारी चीजें हुई और उसी दिन उन्होंने कहा कि जितने भी गांव हैं जिनमें हमारे कॉमन सर्विस सेंटर हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन सब के माध्यम से यह सूचना पहुंचाई गई कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के तहत इन सभी श्रमिकों को कौशल के अनुसार हम इनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे। क्लियर है? तो ये इसमें एक कंसेप्ट आया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल। अब ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन है, संविधान की 9वीं अनुसूची के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, कौन कौन से कथन है? भारतीय संविधान में पहले संशोधन ने इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा था। यस, यानी कि 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। इसमें 51 तो नहीं दिया हुआ, बट मैं बता दे रहा हूं, उसके माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये करेक्ट है या नहीं, ये आप सोचिएगा। ऑप्शन 2, इसमें केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची दी गई है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। दीज आर नॉट चैलेंजेबल। क्लियर? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों और दोनों में से कोई नहीं। बताइए आंसर। आप लोगों को आवाज, सारी चीजें प्रॉपर क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? चलिए, इसका आंसर है आपके दोनों, यानी कि एक और दो, दोनों, यानी कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो यानी कि पहली चीज ध्यान रखिए कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? पहला संविधान संशोधन 1951 में। ठीक। दूसरा, इसमें ऐसे मैटर डाले गए हैं जिनको कोर्ट में किसी भी तरह की चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों चर्चा में आया है, अभी बता देते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने आरक्षण संबंधी प्रावधानों को लेकर यह कहा कि क्यों ना हम आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में डाल दें और इनको कोर्ट द्वारा जो जुडिशियल रिव्यू किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन, उससे बचाया जा सके। ठीक है ना? वो चाहते थे कि इस तरह के सारे मैटर्स को हम इस सूची में डाल दें और फिर इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उससे उनको बचाया जा सकता है और जो हम जनता को देना चाहते हैं वो सारी चीजें हम दे सकते हैं। इसलिए चर्चा में आया है और 9वीं अनुसूची इसी के लिए ही बनाई गई थी, अनक्वेश्चनेबल मैटर्स इन द कोर्ट। ऐसे मैटर उसमें डाल दिए जाएं जिनको हम कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं बना सकते। अब इसकी जो 9वीं अनुसूची की जो डिटेल है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है, क्या वर्डिक्ट नहीं है, ये हम पॉलिटी के क्वेश्चन में देखना चाहिए। पॉलिटी में देखना चाहिए कि किस डेट से पहले के इश्यू को उन्होंने चैलेंजेबल माना है और कौन किसको चैलेंजेबल नहीं माना है। क्लियर? तो उसको बाद में देखा जाएगा, पहले यहां पर इसको समझ लीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कानून का नियम सूचकांक, इंडेक्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, कानून का नियम सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 12, कानून का नियम सूचकांक हाल ही में खबरों में था, निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया? कौन जारी करता है इसको? ऑप्शन ए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे।
नंबर बी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, सी अंतरराष्ट्रीय कानून आयोग, डी अंतरराष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय। बताइए इसका आंसर क्या होगा, सोचिए। इसका आंसर है बी, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसको याद रख लीजिएगा, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इसे जारी किया गया है। क्यों जारी किया गया है? अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत की रैंकिंग, जो कि काफी पुअर रही थी, 69, कितनी, 69, उस रैंकिंग से संबंधित उसमें सुधार करने के लिए किसी ने याचिका दायर की थी कि वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की स्थिति बहुत खराब है, इसकी सुधार करने के लिए एक याचिका दायर की गई। उसमें याचिका में कहा गया कि क्यों ना इसमें सुधार करने के लिए कुछ समितियां गठित की जाएं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, बोले कि यह काम सरकार का है और हम इसमें डायरेक्शन नहीं दे सकते, ये हमारे उसमें नहीं आता कि हम ये करें, ये सरकार को देखना है। जो हमारे अंदर मैटर होगा वो हम देखेंगे, बाकी सरकार का काम सरकार को करना रही है, ठीक है ना, इसलिए चर्चा में आया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 371 ए, ये तो आपने जाना ही होगा। अभी 370 और कौन कौन सी धाराएं खत्म हुई हैं, अब समझ लीजिए। अनुच्छेद 371 यानी कि आर्टिकल 371 ए निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है? ऑप्शन ए नागालैंड, बी असम, सी मणिपुर, डी आंध्र प्रदेश। अब सोचिए कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है 370 और 371 ए। ध्यान रखना आर्टिकल 370 और 371 ए ये सब विशेष राज्य, सॉरी हमारे जो राज्य हैं उन राज्यों के लिए है जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखना 370 आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, और 371 किन किन के लिए है आप समझ सकते हैं। तो उसी में से आपको कंफ्यूजन दूर करते हुए आपको बताना है कि इसमें जम्मू कश्मीर ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप दिमाग में रखिएगा, सेट करके रखिएगा। तो बताइए किसके लिए है ये? ऑप्शन ए नागालैंड के लिए। ध्यान रखना 371 ए किससे संबंधित है? नागालैंड। अब नागालैंड से संबंधित ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि वहां पर नागालैंड में, अभी मैंने पिछले सीरीज में मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि किस राज्य में भारत सरकार ने वहां पर 6 महीने के लिए एक अशांति का माहौल का एक प्रावधान कर दिया है कि वहां पर सारी चीजों को कंट्रोल करके रखा जाए, ठीक है ना, 6 महीने तक के लिए वहां पर अशांत क्षेत्र घोषित किया था। क्लियर? उसी से संबंध क्या है कि वहां पर कम से कम 6 से ज्यादा ऐसे सशस्त्र संगठन हैं जो वहां पर अशांति फैलाए हुए हैं। इसीलिए वहां के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा था कि इन आधे से अधिक यानी कि मान के चलिए 6 से 7 से ज्यादा संगठन हैं, सशस्त्र संगठन, जिन्होंने एक अशांति का माहौल बनाया हुआ है और संवैधानिक संस्थाएं उनको चुनौती दे रखी है। इसलिए राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा, उसमें कहा गया कि या इसके माध्यम से राज्य में एक विश्वास का संकट पैदा हो रहा है कि सरकार भरोसे में नहीं आ पा रही है, सरकार उस विश्वास को पैदा नहीं कर पा रही है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए और क्यों नहीं हो पा रहा है, इसलिए चर्चा में आया है। क्लियर? तो ये लेटर लिखा था वहां के राज्यपाल ने वहां के मुख्यमंत्री के लिए, इस अशांति को व्यवस्था को अशांत व्यवस्था को पूरी तरह सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी शिक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप कहा गया है। इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो शहरी शिक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम, अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, टोटल लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम की एक पहल है, किसकी? 1 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की, नंबर 2 आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की, नंबर 3 कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की, और नंबर 4 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की। और उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन गलत है? सही क्या है? बात की बात है, ध्यान रखना, कभी कभी 10 क्वेश्चन के बाद में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है जो सही या गलत में आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो बताइए कौन गलत है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 3, सी 1 और 2, डी 3 और 4। बताइए। बताइए।
इसका आंसर है आपका डी, 3 और 4। ये गलत है, यानी कि ये दोनों नहीं हैं, बल्कि कौन है, ये दोनों सही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सही हैं। यानी AICTE अखिल भारतीय टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल और आवासीय एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, इसने दोनों ने मिलकर के इस प्रोग्राम को शुरू किया, जिसका नाम है द अर्बन लर्निंग इंटेंसिव प्रोग्राम। और इसका उद्देश्य है 2025 तक 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप देना। कब तक, 2025 तक कितने लोगों को, 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप की सुविधा उपलब्ध कराना। इज इट क्लियर, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के संबंध में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। GKRA को देश के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा, यानी कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान को सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। और नंबर 2, श्रम और रोजगार मंत्रालय इसकी नोडल मंत्रालय होगा। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2, दोनों और कोई भी नहीं, बताइए। चलिए, इसका आंसर है आपका दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों गलत है। अब क्यों गलत है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, इस रोजगार अभियान को अभी रिसेंटली आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। किसके लिए, जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको, श्रमिक आपके प्रवासी श्रमिकों को कौशल के आधार पर रोजगार देने के लिए, प्रवासी श्रमिकों को कौशल के आधार पर रोजगार देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, प्रवासी श्रमिकों के लिए, ठीक है ना, कौशल आधारित रोजगार देने की बात की गई है। एक, दूसरा, इसमें ध्यान रखिएगा, यह सभी राज्यों में लागू नहीं किया जा रहा, केवल 6 राज्यों में लागू किया जा रहा है। यूपी, बिहार, झारखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, आपका उड़ीसा, आपका राजस्थान और MP। 1 2 3 4 5 6, बस ये 6 राज्यों में लागू किया जा रहा है। और 6 राज्यों के सभी जिलों में नहीं, मात्र 116 जिलों में लागू किया जा रहा है। कितने, 116 डिस्ट्रिक्ट्स ओनली। एक चीज ध्यान रखिएगा, तो पहले के जो स्टेटमेंट है इसमें क्या गलत हो गया, क्या सही हो गया, ये क्लियर हो गया। तो यानी कि 6 राज्य, 116 जिले। एक, दूसरा, श्रम और रोजगार मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय नहीं है, बल्कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका आपका क्या है, नोडल मंत्रालय है, नोडल मिनिस्ट्री है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो दोनों में से आपको क्लियर हो गया क्या है क्या नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY निम्नलिखित में से कौन सा सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए धन का स्रोत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY। ऑप्शन ए, सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के सदस्य हैं, यानी कि MP-led स्कीम, MP-led। नंबर 2, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड, CSIR कहते हैं वो, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि। B, CSAGY के लिए बजटीय आवंटन। और D, राज्य वित्त आयोग अनुदान। बताइए इसके लिए कौन सा स्रोत नहीं है, ध्यान रखना, बताइए। यानी कि एक से अधिक इसके स्रोत हो सकते हैं, कौन सा स्रोत नहीं है ये बता दीजिए। तो ऑप्शन है आपका 16 का CSAGY के लिए बजटीय आवंटन। सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए अलग से कोई बजट में आवंटन नहीं किया गया है, कोई भी आवंटन नहीं किया गया है अलग से, क्लियर, कोई आवंटन नहीं है, बल्कि ये तीनों के तीनों इसके स्रोत हैं, ठीक है ना। और अब ये चर्चा में क्यों आया, इसलिए आया कभी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक कमीशन बनाया था, जिसका कमीशन क्यों, एक रिव्यू कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था कॉमन रिव्यू कमेटी, कॉमन रिव्यू
कमेटी बनाई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, और उस रिव्यू कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि इन सभी सांसदों ने अपने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो गांव गोद लिए गए थे या गांव के बारे में जो बात की गई थी, उनमें कहीं पर भी एमपी लेड स्कीम का कोई पैसा उन्होंने जारी नहीं किया है। यानी कि उन गांव के विकास के लिए इन सांसदों ने एमपी लेड स्कीम का कोई भी पैसा जारी नहीं किया। अर्थात हम कह सकते हैं कि एमपी लेड स्कीम के द्वारा माध्यम से या सांसदों के माध्यम से जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है, यह पूरी तरह अप्रभावी है। और ये तो हमने और आपने वैसे भी देखा था, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो इसमें तीन ये इसके क्या हैं, फंड हैं, यहां से पैसा आता है। और मैं कहा गया कि इस एमपी लेड स्कीम से एक भी पैसा जारी नहीं किया जा रहा, ये लोग कर ही नहीं रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन गैस एक्सचेंज को लेकर के क्वेश्चन है, इंडियन गैस एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन गैस एक्सचेंज आईजीएक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, आईजीएक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, एनएसई की सहायक कंपनी है। नंबर 2, आईजीएक्स प्रतिभागियों को स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट दोनों में व्यापार करने की अनुमति देगा। स्पॉट मार्केट का मतलब होता है ऐसा मार्केट जहां पर हम ऑन स्पॉट सारी चीजों को बेच सकते हैं, और फॉरवर्ड मार्केट का मतलब हम भविष्य में बेचेंगे, ठीक है ना। तो एक ऑन स्पॉट और एक भविष्य में। नंबर 3, घरेलू रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस को आईजीएक्स पर नहीं बेचा जाएगा। क्लियर, नहीं बेचा जाएगा। अब उन तीनों स्टेटमेंट को समझ लीजिए, कौन सा सही है कौन सा नहीं है, ये बताना है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है नहीं है। केवल एक, बी केवल दो, सी एक और तीन, डी दो और तीन, बताइए। इसका आंसर है आपका डी, यानी कि 2 और 3 सही है, पहला गलत है। यानी कि ये समझ लीजिए कि आईजीएक्स स्पॉट मार्केट पे भी काम करेगा, फॉरवर्ड मार्केट पे भी। और दूसरा, घरेलू रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस को आईजीएक्स पर नहीं बेचा जाएगा, बल्कि बाहर से जो गैस मंगाई जाएगी उसको बेचा जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि आईजीएक्स है क्या चीज। तो आईजीएक्स के बारे में आपको बता दूं हल्का सा। आईजीएक्स, आईईएक्स, इंडियन एक्सचेंज लिमिटेड, आईईएक्स, इसकी स्वामित्व वाली कंपनी है, ना कि एनएसई की। इंडियन एक्सचेंज लिमिटेड इसकी स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसको अभी किसने लॉन्च किया था, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया था। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्लियर, इसको समझने की जरूरत है। और यह पहला ऑनलाइन डिलीवरी पर आधारित गैस प्रेरित प्लेटफॉर्म है, यानी गैस से संबंधित पहला ऑनलाइन डिलीवरी से संबंधित क्या है, प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन पहली बार यहां पर गैस बेची जाएगी, ऐसा पहली बार बनाया गया है। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना। तो आईजीएक्स किसका है, आईईएक्स की ओनरशिप वाली सब कंपनी है, उसकी उप कंपनी है। क्लियर है। और गैस पर आधारित ये पहला प्लेटफॉर्म है जिसको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 18, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आईसीसी यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है और यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। नंबर 2, जिनेवा में स्थित कोर्ट रोम संधि द्वारा बनाया गया था। बताइए, आईसीसी, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी दोनों में से कोई भी नहीं, बताइए। आईसीसी, क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर है डी, दोनों में से कोई सही नहीं है, दोनों ही गलत है। इसका मतलब आईसीसी यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं है, और जब यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं है तो 6 प्रमुख अंगों में से होगा भी नहीं। दूसरा, जिनेवा में स्थित कोर्ट रोम विधि संविधि द्वारा बनाया गया था, यह भी गलत होगा। इसका मतलब है, पहली बात तो यह है कि यह यूएन का हिस्सा नहीं है, बल्कि किसका हिस्सा है, ये समझ लीजिए, ग्लोबल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है। ग्लोबल
जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है, पहली चीज। दूसरा, जिनेवा में स्थित कोर्ट रोम संविधि द्वारा बनाया गया है। आपको बता दें कि ये कोर्ट रोम विधि संविधि द्वारा तो बनाया गया है, जो रोम एक स्टेटस है, रोम स्टेटस के द्वारा बनाया तो गया है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर ये जो है वो जिनेवा में नहीं बल्कि कहां पर है, हेग में, स्विट्जरलैंड के हेग में ही स्थित है। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? तो हेग में ही ये स्थित है। ठीक, तो ये वाला पोर्शन सही है, ये इतना हिस्सा गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर और दक्षिण कोरिया संबंधित है। उत्तर और दक्षिण कोरिया अलग हुए हैं किस लाइन के माध्यम से? ऑप्शन ए 37 डिग्री समानांतर, बी 38 डिग्री समानांतर, सी 39 डिग्री समानांतर, डी 40 डिग्री समानांतर। बताइए किस लाइन के द्वारा दोनों देश एक दूसरे से अलग हुए हैं? अगर आप इसको मैप में जाकर के देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब कहेंगे इससे संबंधित क्या क्वेश्चन है? ये ज्योग्राफी का, टिपिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। अब यहां पर क्यों चर्चा में है? क्योंकि अभी आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया से सभी प्रकार के संबंधों को समाप्त करने की घोषणा की है, इसलिए चर्चा में आया है। क्लियर? अब इसीलिए चर्चा में, तो इन दोनों के बीच में कौन सी लेन लाइन है जो इन दोनों देशों को अलग करती है? इसका आंसर है आपका बी, 38 डिग्री समानांतर। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरल त्रिकोण, कोरल मतलब यहां पर केरल में समझना, कोरल मतलब होता है मूंगा, कोरल रीफ्स, आपने नाम सुना होगा, कोरल रीफ्स, उसी संबंधित त्रिकोण है, कोरल ट्रायंगल कहते हैं, मूंगा ट्रायंगल। अब क्वेश्चन नंबर 20 इसी संबंधित है। निम्नलिखित देशों पर विचार करें, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सोलोमन आइलैंड, सोलोमन द्वीप। उपरोक्त देशों में से कौन सा देश कोरल ट्रायंगल का हिस्सा है? यानी कि कौन कौन से देश हैं जो कोरल ट्रायंगल का हिस्सा है? और ट्रायंगल होगा तो नेचुरल सी बात है 3 होंगे, 4 तो होंगे नहीं, इसलिए दिमाग में रखिएगा कि आपका ये जो चौथा वाला जो ऑप्शन है ये तो गलत हो ही जाना है, डेफिनेटली गलत होना है। क्लियर? जब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही 3 ही होंगे। अब इनमें से कौन सा नहीं है, अगर ये आपको पता हो तो आप समझ सकते हैं कि बाकी क्या होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका सी, ये रहा। 1 2 3 नहीं है, 1 3 4 नहीं है, 1 2 4 है, 1 2 3 4 नहीं है, 1 2 4, यानी कि ऑस्ट्रेलिया इसका हिस्सा नहीं है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सोलोमन आइलैंड इसका हिस्सा है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरल ट्रायंगल कहते हैं। ध्यान रखना, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सोलोमन आइलैंड, ये रहा, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सोलोमन आइलैंड, इन तीनों को कोरल ट्रायंगल कहा जाता है। और यह संकल्पना आपको बता दें कि 9 जून 2012 में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है ना? और इसी को लेकर के हर बार 9 जून को ही क्या मनाया जाता है, कोरल ट्रायंगल डे सेलिब्रेट किया जाता है। कोरल ट्रायंगल डे सेलिब्रेट किया जाता है 9 जून को, और ये काफी बड़े स्तर पर किया जाता है। और 2020 में इसकी एक थीम बनाई गई है, प्लास्टिक फ्री कोरल ट्रायंगल, यानी कि प्लास्टिक फ्री कोरल ट्रायंगल, प्लास्टिक मुक्त कोरल ट्रायंगल की संकल्पना इस बार की 2020 में प्रस्तुत की गई है। ठीक है ना? और ध्यान रखना इस चीज को लेकर के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रति बूंद अधिक उपज या अधिक फसल, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, प्रति बूंद अधिक फसल यह किस योजना का घटक है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बी उत्तर प्रदेश कृषि सिंचाई योजना, सी मध्य प्रदेश कृषि सिंचाई योजना, और डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका आंसर तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा, बहुत आसान है, फिर भी मैंने बना दिया है। अब ये क्यों बनाया है उसके पीछे मैं कारण बताऊंगा, पहले आंसर देख लीजिए। आंसर है इसका ए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब इससे संबंधित आपको एक क्वेश्चन आपको तैयार करना पड़ेगा कि यह सिंचाई योजना प्रधानमंत्री ने कब लॉन्च की थी। ठीक है, वो आप लोग अपने से तैयार कीजिएगा। बस इसमें एक चीज समझ लीजिएगा कि अभी हाल ही में जून में भारत सरकार ने इसके तहत 4000 करोड़ रुपए फंड जो है जारी किया है, इसलिए चर्चा में आया है। प्रति बूंद अधिक उपज,
यानी कि फसलों के क्षेत्र में सिंचाई के लिए अधिक से अधिक आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए, जिससे कि उसमें कम पानी में ज्यादा फसल उपजाऊ दे सके, इसके लिए ये शुरू किया गया है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, इसके लिए 4000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जारी किए गए हैं, इसलिए चर्चा में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात निसर्ग, इसके संदर्भ में देख लीजिएगा। चक्रवात निसर्ग का नाम निम्नलिखित में से किस देश ने रखा है? यानी कि जो जितने भी साइक्लोन आते हैं, उन सभी साइक्लोन के नाम उस क्षेत्र के आसपास के देशों के माध्यम से ही रखे जाते हैं। अब इसमें नेचुरल सी बात है कि जब ये निसर्ग आया है तो किस देश ने इसका नाम सुझाया है? ऑप्शन ए थाईलैंड, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द एबव। बताइए। चलिए आपको बताते हैं, इसका आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इस निसर्ग तूफान का नाम बांग्लादेश ने सुझाया था। किसने? बांग्लादेश ने इसका नाम सुझाया था, जिसको कंसीडर किया गया। ठीक, और ये निसर्ग जो है 31 मई 2020 को हमारे साउथ ईस्ट जो सी है, दक्षिण पूर्वी जो हमारा समुद्र है उसमें, दक्षिण पूर्वी, हाँ ठीक है, दक्षिण पूर्वी समुद्र में ये आया था, इसीलिए उसका नाम बांग्लादेश ने सुझाया और निसर्ग नाम से उसको रखा गया। क्लियर? इस बात को ध्यान रखना। चलिए, जर्वी मैन, वो जर्मी वन, GARMIVAN, VAN, जर्मी वन क्या है? जर्मी वन क्या है? ऑप्शन ए एक रोबोट, बी एक दवा, सी एक मोबाइल एप्लीकेशन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। बताइए। अगर आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल पढ़ा हो तो समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, इसका आंसर है आपका एक रोबोट। ये क्या है? अभी हाल ही में हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने तेलंगाना में इस रोबोट का उद्घाटन किया था। एक तरीके से मान के चलिए इसको ओपन किया था, लॉन्च किया था इस रोबोट को, और इसे हैदराबाद की एक कंपनी ने बनाया था। हैदराबाद की एक कंपनी ने इसे बनाया है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये मेन जो वर्क करता है एक रोबोट, उसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि जिस जगह पर, जिस कमरे में आप उसको छोड़ दिया जाए, उस कमरे को पूरी तरह से बैक्टीरिया और वायरस फ्री बना देता है, यानी कि उसको पूरी तरह से हाइजीनिक बना देता है, पूरी तरह उसको क्लीन कर देता है। इसीलिए उस क्लीन व्यवस्था को समझते हुए ही इसका उपयोग कहां पर किया जा सकता है? ये किया जा सकता है आइसोलेशन सेंटर में। आइसोलेशन सेंटर जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर है वहां पर, हॉस्पिटल्स में, पब्लिक प्लेसेस में, और जितनी भी अन्य जो चीजें हैं उन सभी जगहों पर जहां पर हमको हाइजीनिक व्यवस्था चाहिए, उस जगह की व्यवस्था को संभालने के लिए, करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। यानी कि ये उस एरिया को, उस क्षेत्र को, उस व्यवस्था को पूरा क्या कर सकता है? उस व्यवस्था को पूरा कर सकता है कि वहां पर बैक्टीरिया और वायरस फ्री कर सके। और कोरोना के क्षेत्र में इस समय इसकी उपयोगिता काफी बड़ी है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोग्य पथ पोर्टल। देखिए आप लोगों को बोरियत हो रही होगी। देखिए मैं आपको बता दूं कि देखिए सिविल सर्विसेज का जो फील्ड है वो बेटा बहुत सीरियस कैंडिडेट को मांगता है। ये ऐसी चीजें नहीं मांगता जहां पर हम लोग कहें कि सर थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कर लें, थोड़ा एंजॉय कर लें। अगर इतना इन सारी चीजें करनी है तो फिर कोई छोटी मोटी चीज हम लोगों को देखनी पड़ेगी। ये एक सीरियस टास्क है, और सीरियस टास्क में हम पढ़ाई की बातें ही हम कर सकते हैं। और यही एक कंसेप्ट है, आप देख रहे होंगे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बीच का जो डिफरेंस होता है वो यही होता है। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट तो थोड़ा सा बीच बीच में चाहता है कि थोड़ा इंटरटेनमेंट होता रहे, सारी चीज़ें होती रहें, थोड़ा सा अच्छा लगता रहे, थोड़ा सा उसको मोटिवेट भी किया जाए बीच बीच में, ये सब चीज़ें होती रहें। मैं मानता हूँ ये जरूरी हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम का कॉन्वेंट एजुकेटेड स्टूडेंट जितने बच्चे मैंने पढ़ाए हैं
उनमें से 95% को इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब होता है सर हमको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पढ़ाइए, लेकिन टू द पॉइंट पढ़ा दीजिए, बाकी एंटरटेनमेंट करना होगा हम अपने से कर लेंगे। क्लास मतलब क्लास, सीरियस टास्क मतलब सीरियस टास्क। जब तक हम पढ़ें तब तक उस कार्यक्रम को पूरा करें, और यही वजह है कि धीरे-धीरे उनका जो रिजल्ट है वो कन्वर्ट होता है। हम लोगों ने भी जो तैयारी की, बेशक हम लोग हिंदी मीडियम के रहे, लेकिन हम लोगों ने जो तैयारी की वो बिल्कुल कॉन्वेंट एजुकेटेड स्टूडेंट के तर्ज पर ही की थी। जब तक पढ़ाई तब तक कोई एंटरटेनमेंट नहीं। क्यों फालतू की बातों को इस समय हम जाया करें? जब तक लक्ष्य हासिल ना हो तब तक हमें आराम नहीं करना है, मनोरंजन नहीं करना है। मनोरंजन करने के लिए और आराम करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है माय डियर। होल लाइफ चाहे जितना कीजिए, एक बार सफल हो जाइए, फिर चाहे जितना एंटरटेनमेंट कीजिए, चाहे जितने लेवल पर आप आराम कीजिए, और उस एंटरटेनमेंट और आराम का लेवल भी तो अलग होगा। आज आराम करोगे तो कल आपका जीवन संकट में आ जाएगा, और अगर आज मेहनत करोगे तो कल आपको आराम करने का मौका मिलेगा, लेकिन उसका भी एक स्तर होगा कि कहां पर, किस लेवल पर, किस जगह पर, किस होटल में, किस हिल स्टेशन पर आपके खर्च पाने की कोई टेंशन नहीं होगी। एंजॉय। अब सोचिएगा कि ये सब चीजें कब करनी है और कब नहीं करनी। इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। किस संस्था ने 12 जून 2020 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया है? किसके लिए? राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला, यानी कि मेडिसिन के फील्ड में जो सप्लाई चेन है उसको प्रॉपर तरीके से लॉन्च करने के लिए आरोग्य पथ, यानी पथ मीन्स रास्ता, आरोग्य मीन्स बीमारी जो रोकथाम है उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। वो किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए डीआरडीओ, बी सीएसआईआर, सी डीएसडी, डी डीओटी डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सीएसआईआर और डीआरडीओ। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन है बी, सीएसआईआर ने इसे लॉन्च किया है। कब किया है? 12 जून को। अब आप देख रहे होंगे पिछले मैंने लगभग 13-14 वीडियो बना दिए हैं, उसमें आपके अभी आपके अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक मैंने पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश की है। अब हम जून की तरफ जा रहे हैं, मई, जून, और उससे पहले हम आगे बढ़ेंगे, पीछे की तरफ भी बढ़ेंगे, और करंट की चीज़ों को भी हम साथ लेकर के चलेंगे। यानी कि हम एक तरह से देख रहे हैं, मेरा जो टारगेट है जनवरी से लेकर के अब तक के सारे करंट अफेयर को, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आपको डिस्कस कर दूं। तो हम देख रहे हैं कि लगातार हम इस चीज़ को हम कर रहे हैं। क्लियर? तो 12 जून को सीएसआईआर ने इसको लॉन्च किया है। क्लियर हो गया? ठीक। चलिए, और इसका उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया किसके लिए है, आपकी स्वास्थ्य क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला को मेंटेन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, FATF, इससे संबंधित तो आपको बता देते हैं क्या क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा देश वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की काली सूची में आता है? ब्लैक लिस्ट में कौन सा देश आता है? पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, रूस, ईरान। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन कौन से आते हैं? 1 and 3, 2 and 4, 2, 3, 4, 1 to 4। बताइए कौन कौन से देश हैं जो FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल होते हैं? अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले सुना होगा पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। अब बताइए क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। इसका आंसर है आपका बी, ये दोनों, उत्तर कोरिया और ईरान ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने की बात चल रही थी, बट शामिल हो नहीं पाया अभी तक। क्लियर है? इस चीज को ध्यान रखिएगा। उत्तर कोरिया और ईरान दोनों FATF में शामिल। अब FATF है क्या? FATF एक ऐसा संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और जो कहा जाए कि आपके ट्रैफिकिंग है, अपराधियों को जो अपराध के साथ साथ जो क्या क्या कहते हैं आतंकवादियों को धन उपलब्ध जो कराते हैं, उनको लेकर के एक उनकी जांच करने के लिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक एक्शन टास्क फोर्स बनाई गई है। तो ये है आपकी इसके लिए आतंकवाद और अन्य ऐसी चीजों की धन संबंधी जो व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है उनकी जांच करने के लिए। क्लियर? FATF। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेशियन समूह ईएजी, यूरोप एशियन ग्रुप, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण यानी कि एफएटीएफ का ही एक यूरेशियन ग्रुप है, ईएजी कहते हैं। एफएटीएफ का ही एक समूह है ईएजी, यूरोपियन एशियन ग्रुप। पर निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेशियन समूह का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन कौन सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी चीन, सी भारत, डी कजाकिस्तान। बताइए। देखिए आपको बता दें कि आपके एफएटीएफ में तो 35 से ज्यादा सदस्य हैं। इनमें से 34वां सदस्य तो भारत ही बना था 2010 में। 35 से ज्यादा सदस्य हैं और एफएटीएफ में। लेकिन यूरोपियन एशियन ग्रुप जो है, जिसे हम यूरेशियन ग्रुप कहते हैं, यूरोप एशियन ग्रुप, यूरेशियन समूह, ये उस ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा है, अलग ईएजी कहा जाता है। अब उसमें कितने कौन कौन सदस्य हैं और कौन सदस्य नहीं है, इस पर आपको बताना है। तो इसका आंसर है आपका फ्रांस। ध्यान रखिए, फ्रांस एफएटीएफ का सदस्य तो है लेकिन ईएजी का सदस्य नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। अब ईएजी में टोटल जो ध्यान रखिएगा, टोटल 9 सदस्य हैं। कौन कौन है? बेलारूस, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। यानी कि किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो 5 तो यही हैं। रूस, भारत, चीन और बेलारूस 4 अलग हैं। तो ये हैं आपके सदस्य देश यूरोपियन एशियन समूह के। क्लियर? बाकी जो है वो टिपिकल यूरोप के हैं, अलग हैं। अमेरिका वगैरह भी है, वो अलग है। अमेरिका, कनाडा भी है, जापान भी है, वो सभी सदस्य देश अलग अलग हैं। क्लियर? ध्यान रखना। नेक्स्ट, नासा हेडक्वार्टर। हाल ही में नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम पहली अश्वेत महिला इंजीनियर के नाम पर रखने का फैसला किया है। उस महिला इंजीनियर का नाम क्या है? इसमें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको नाम याद होना चाहिए। ऑप्शन ए जिम ब्रिडेनस्टाइन, बी डोरोथी वॉन, सी मैरी जैक्सन, डी कैरोलिन लुइस। यानी कि पहली अश्वेत महिला इंजीनियर वहां की, अमेरिका की, उसके नाम पर नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम रखने का फैसला किया है। और इसका आंसर है सी, मैरी जैक्सन। इसको याद रख लीजिएगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 आइज, 5 आइज, FVI, दोनों को मिलाकर के है। निम्नलिखित में से कौन 5 आइज नेटवर्क के बारे में सही है? ऑप्शन ए, यह चीन का निगरानी तंत्र है, बी, यह 5 देशों के बीच खुफिया तंत्र के गठबंधन साझा करने का एक ऑर्गेनाइजेशन है, सी, यह भारत द्वारा नियोजित सीमा निगरानी तंत्र है, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसमें से कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यह 5 देशों के बीच खुफिया तंत्र को संगठन है जो आपस में सूचनाओं को साझा करेंगे। क्लियर? ध्यान रखना, 5 आइज कहलाता, 5 आंखें। और वो 5 देश कौन कौन से होंगे अब आप समझ लीजिएगा। ये 5 देश हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ठीक, यूके एंड यूएस। ये 5 देश हैं, भारत इसमें सदस्य देश नहीं है। ये पांचों देश आपस में खुफिया जानकारी को आपस में शेयर करते हैं। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएस, दीज आर द 5 ग्रुप्स, 5 कंट्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा पर्वा। राजा पर्वा नहीं बल्कि ये पर्व है, राजा पर्व। राजा पर्व के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह उड़ीसा का एक प्रमुख त्योहार है और यह त्योहार बड़े पैमाने पर धरती माता और उसके नारित्व को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 29, उपरोक्त में से कौन सा गलत है? केवल एक, केवल दो, दोनों और कोई भी नहीं। बताइए कौन सा गलत है? आपको बता दें, इनमें से दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, ना तो पहला ना दूसरा, दोनों ही सही हैं। यह उड़ीसा का ही त्योहार है और ये आदिवासी समुदाय द्वारा धरती माता की पूजा करने के संदर्भ में शुरू किया गया था, जिसे अब पूरे उड़ीसा में बड़े स्तर पर मनाया जाता है। यानी शुरुआत हुई थी आदिवासियों के द्वारा, अब उसे पूरे उड़ीसा में मनाया जाता है। और किसके लिए? धरती माता और उसके नारित्व के लिए, यानी कि जिसको कहा जाता है भूमा देवी की पूजा, भूमा देवी। और भूमि पृथ्वी, माँ मीन्स माँ और देवी मतलब देवी, धरती माता की पूजा, उसके नारित्व के लिए पूरे प्रदेश में प्रचलित है।
क्लियर, ध्यान रखना। नेक्स्ट, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को एक वन्य जीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी सिक्किम और डी असम। बताइए, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट जिसे हम किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट करेंगे, किया जाएगा, किस राज्य में है? आंसर इज डी असम। इसको याद रख लीजिएगा, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट। क्लियर, अब इसको उस वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक, तो आज के जो क्वेश्चन हैं हमारे इतने ही हैं माय डियर, 30 क्वेश्चंस हैं और इसकी जो आपकी पीडीएफ है, सारी चीजें हैं, ये आपको कल मिल जाएगी और उसके साथ उसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। अब इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको रिवाइज करें, प्रॉपर तरीके से देखें, सुने और बार बार पढ़ने से बढ़िया है कि आप कान में लीड लगा करके इनको सुनते जाएं, तो आपको सारे के सारी चीजें याद होती चली जाएंगी। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको करंट अफेयर पूरा तैयार करना है तो मेरे पिछले जितने भी आपके वीडियोस हैं, सारी चीजें, उन सबको प्रॉपरली आप देख लीजिए, सुन लीजिए। ना भी देख पाए तो कम से कम सुन लीजिए। आप ईयर फोन लगा करके उनको ऑन कर दीजिए, कान में लगा करते चलते फिरते इधर से उधर जाते समय अगर उनको सुनते जाएंगे तो आपके करंट अफेयर तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा कि जितना करंट अफेयर मैं तैयार कराऊंगा लगभग 1,500 से 2,000 क्वेश्चन के आसपास होंगे। उन क्वेश्चंस में से आप मान के चलिएगा कि आपके 15-20 क्वेश्चन इजीली आपको मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। और इससे ज्यादा क्या चाहिए? बाकी आपको जो पढ़ना है वो पढ़ते रहिए और जो सब्जेक्ट है उनको रिवाइज करते रहिए। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे देखिए, नया सब्जेक्ट नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप करंट अफेयर फोकस कीजिए। क्लियर, चलिए, ऑल द बेस्ट। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा और इसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन दिया हुआ है साइड में, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि उसके माध्यम से आपको क्या होगा, आपको लगातार दूसरे जो वीडियो मिलेंगे, जो भी चीजें होंगी, आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए। और यहां पर आपको कोई भी चीज हो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा है, क्योंकि यही आपका जो कमेंट है, आपका जो लाइक है, शेयर है, यही हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा आधार है। क्लियर, चलिए, ऑल द बेस्ट।